Hello dear students, this is Ankush Sharma and in the next few minutes I am going to present you solutions of JEE Advanced 2024 paper 2. So let us start with question number 11. This is a question from the house of vector 3D. इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, P वेक्टर Q वेक्टर दे रखा है और आपको अननोन दे रखे हैं यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, वैल्यू हमको पता नहीं है। इसमें से गामा की वैल्यू हमको यहाँ पर निकालनी है क्वेश्चन के अंदर। देखिए एक नोन वेक्टर आपको LHS में दे रखा है, RHS में P और Q के कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं। फर्स्ट में P 2P प्लस Q वेक्टर्स और सेकंड में P वेक्टर माइनस 2Q वेक्टर एंड थर्ड में P क्रॉस Q। अब क्योंकि हमें केवल गामा की वैल्यू निकालनी है तो थोड़ा यहाँ स्मार्ट मूव करते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं कि P क्रॉस Q वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q का दोनों साइड डॉट ले लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट लेने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये इस तरीके से LHS में तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा और बेनिफिट क्या होगा इसमें, जब हम RHS में लेंगे तो यहाँ पर ये डॉट जीरो हो जाएगा क्योंकि STP में तीन में से दो वेक्टर अगर सेम होते हैं तो वो बॉक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर भी जीरो और यहाँ पर भी जीरो, तो ये वैल्यूज हमको चाहिए नहीं थी तो इसलिए वैल्यू हट गई है, बिल्कुल इनसे हमको कोई लेना देना नहीं। और थर्ड में गामा के साथ अब क्या हो जाएगा, P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा। तो ओवरऑल जो प्रॉब्लम आ रही है ना हमारे सामने, वो अब केवल और केवल ये आ रही है कि P क्रॉस Q अगर आपने निकाला तो P क्रॉस Q तो निकल भी सकता है, P क्रॉस Q निकालते ही गामा का आंसर मिल जाएगा। तो लेट अस कैलकुलेट P क्रॉस Q। P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर क्या आएगा, बिल्कुल बेसिक सी बात है। यहां कितना आ रहा है 213 और यहां कितना आ रहा है 1 माइनस 1 और 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आई हेड के साथ क्या आने वाला है 4 माइनस J हेड के साथ आने वाला है कितना -1, तो वो +1 कर देते हैं। और जब K हेड के साथ देखेंगे तो K हेड के साथ आने वाला है वो -3 के। तो ये मैंने P क्रॉस Q निकाल लिया है और P क्रॉस Q अगर हमने निकाल लिया तो इसके स्क्वायर का मतलब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये P क्रॉस Q वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर की वैल्यू जब हम यहाँ डालेंगे LHS और RHS में तो गामा की वैल्यू इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। दैट कम्स आउट टू बी 2 ऑन कैलकुलेशन। P क्रॉस Q का स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर अगर मैं करने की कोशिश करूं P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर का स्क्वायर, इसका क्या मतलब है कि खुद के साथ ही डॉट लेना है इसका। तो कितना आने वाला है, ये इतना आएगा यहाँ पे 16 1 और यहां पर आने वाला है 9। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू ये यहां रख देंगे, P क्रॉस Q वैल्यू यहां रख के डॉट लेंगे तो गामा की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन और ये है पैराबोला क्वेश्चन, पैराबोला टॉपिक पे बेस्ड। तो देखिए इसमें x स्क्वायर इक्वल टू -4ay पैराबोला दे रखा है आपको और बता रखा है अ नॉर्मल विद स्लोप 1/√6 इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू दिस गिवन पैराबोला। अभी हमने सिर्फ पहली ही लाइन पढ़ी है, क्वेश्चन को ब्रेक कर करके पढ़ रहे हैं। तो हमने यहां पर एक पैराबोला बना लिया डाउनवर्ड इसलिए बना रहे हैं, ए बी इन्होंने मेंशन कर रखा है पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये इसी शेप में बनने वाला है। अब इसमें यहां पर हम लगा देते हैं इसमें 0, -a 0, -a हमने यहां पे लिख दिया। जीरो कॉमा माइनस है इसकी फोकस है। ठीक है, नॉर्मल के बारे में बात कर रहे हैं तो नॉर्मल बनाना है हमको तो हम लोग डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप देखिए x स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 4ay है तो 2x इक्वल टू कितना होगा -4ay डैश आ गया। अब -1 अपॉन y डैश किसके बराबर आ रहा है, -1 अपॉन y डैश किसके बराबर आ रहा है वो देख लेते हैं। 2a अपॉन x के बराबर आ रहा है, 2a अपॉन x के बराबर आ रहा है। इस पर कोई पॉइंट मान लेते हैं, P पॉइंट मान लेते हैं, ये P पॉइंट। तो P पॉइंट किस तरीके से अज्यूम करेंगे इस वाले पैराबोला पे, ये आएगा आपका 280 -80 स्क्वायर। स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म में जो पॉइंट मानते हैं हमने वैसे मान लिया। हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पर, किसी रैंडमली सिलेक्टेड पॉइंट जो कि इस पैराबोला पर है,
उस पर नॉर्मल बनाने की कोशिश करते हैं। तो -1/y' की वैल्यू एट p पॉइंट कितनी हो जाएगी, ये आप वैल्यू डालो तो ये आ जाएगा आपके पास 2a/x। x की वैल्यू कितनी हो रही है आपके पास, x की वैल्यू हो रही है 280, तो यहां पर आ गया है 1/t, तो 1/t आ गया। तो -1/y' की वैल्यू 1/t आई है, लेकिन मुझे तो क्वेश्चन में दे रखी है 1/√6, है ना। तो इफ अगर हम लोग 1/t को 1/√6 रख दें तो हमें t की वैल्यू मिल जाएगी √6, जिससे कि हमें p पॉइंट मिल जाएगा। तो p पॉइंट मिल गया क्या, 280, मतलब कि 2√6 और a कॉमा और t की वैल्यू हमने, तो ये -6a आ गया अपने पास पीछे, तो ये p पॉइंट मिल गया। अब हम क्या इस पॉइंट पे नॉर्मल लिख सकते हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल की स्लोप तो पहले ही पता है, पॉइंट हमने निकाल लिया, तो अब हम नॉर्मल लिख सकते हैं। नॉर्मल लिखते हैं y+6a, स्लोप पहले ही पता है, और उसके बाद हमने यहां लिख दिया x - 2√6a, इस तरीके से लिख दिया। ये जो नॉर्मल है अपना, ये किससे पास कर रहा है, 0, -α से पास कर रहा है, तो x की जगह 0, y की जगह -α। ये पॉइंट हमने, इस पॉइंट पे अगर हमने कोई नॉर्मल बनाया तो वो कहीं 0, -α से पास हो रहा है, तो 0, -α से पास करवा दो, तो पास कर दें 0, -α से, तो x की जगह तो 0 रख दो और y की जगह -α रख दो, तो y की जगह -α रख दो तो कितना आ जाएगा, -α + 6a इक्वल टू, x की जगह 0 रखोगे तो √6 से √6 कट गया और माइनस के 2a आ गया, तो आपको अल्फा मिल गया कितना, 8a, अल्फा मिल गया 8a। अब आपको अल्फा मिल गया है यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने इतना काम कर लिया कि नॉर्मल बना लिया, नॉर्मल बनाया और वो नॉर्मल किससे पास करवा दिया, 0, -α से पास करवा दिया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पहली लाइन का तो डिकोड कर ही लिया था, दूसरी लाइन में हम जा रहे हैं। एल बी द लाइन, यहाँ पे th थोड़ा करेक्शन है, एल बी द लाइन पासिंग थ्रू 0, -α एंड पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका मतलब कि इसी पैराबोला को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इसी पैराबोला को आगे बढ़ा देते हैं और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल इस पॉइंट 0, -α से जाने वाली लाइन बना दी मैंने ऐसे, और ये पैराबोला को जहां कट कर रही है वहां पे नाम दे दिया मैंने ए और बी, ठीक है। तो अब मुझे ए बी के बारे में, वी आर इंटरेस्टेड इन लेंथ ए बी फर्दर, तो हमें ए बी की लेंथ निकालनी है आगे। तो आप देखो ये जो लाइन आ रही है, लाइन कौन सी है, ये लाइन है y बराबर -α, मतलब हमने जो अल्फा a की फॉर्म में निकाला है, तो y बराबर -8a ये लाइन है। तो बेटा अगर मैं ये ए बी लाइन को, ये जो लाइन ए बी है, इसको पैराबोला के साथ सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा x² इक्वल टू +32a² आ जाएगा। तो x², तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 4 जा, तो यहाँ 4√2a आ जाएगी प्लस माइनस में, ठीक है। तो आपकी जो ए बी की लेंथ निकली, यहाँ पे ए बी की लंबाई, जो ए बी की लेंथ निकल रही है वो कितनी आ रही है, 8√2a आ गई। अच्छा आगे ये क्या बोल रहा है, s, स्मॉल s डिनोट द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ है, यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, प्रिंटिंग एरर है। लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब ए बी का स्क्वायर अगर आप कर दोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ए बी का स्क्वायर कर दोगे s, तो आपको s मिलेगा। तो s मिलेगा कितना, इसका स्क्वायर कर दो तो 128 आ गया और a² आ गया, तो s तो ये मिल गया। और एक और बात है यहाँ पर स्मॉल r, अब स्मॉल r कौन है वो पढ़ लेते हैं। लेट स्मॉल r सेगमेंट ए बी, let small r denote the length of the latus rectum। अच्छा इसकी latus rectum की लेंथ ऑफ LR कितनी होगी, latus rectum की लेंथ होती है 4a, ये आप जानते हो, तो ये आपके पास स्मॉल r हो गया। अब आपको बोल रहा है कि r/s 1/16 के बराबर है, तो r/s कर दो आप, तो r/s अगर मैं कर दूं तो ये आएगा 4a अपॉन s कितना निकाला था अपन ने, 128a², और ये किसके बराबर आ रहा है, 1/16 के बराबर आ रहा है, 1/16 के बराबर आ रहा है। तो अब देखो आप a से a कट गया यहाँ पे 1 है ना, और 4 से काट दो आप, 4 3 जा 12,
और 4 2 जा 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, a की वैल्यू निकल जाएगी और a की वैल्यू निकलेगी आपके पास हाफ, a की वैल्यू हाफ आ गई। तो अगर a की वैल्यू हाफ आ गई तो आंसर मिल जाएगा आपको 24a का 12 आ जाएगा। ठीक है ना। हमने यहाँ पर एक एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। पहले हमने पहली लाइन पढ़ी और उसका मीनिंग निकाला और उसके बाद पैराबोला बना दिया है। पैराबोला बनाने के बाद पहली लाइन में सिर्फ ये मेंशन कर रखा था कि नॉर्मल की स्लोप आपको 1/√6 दे रखी है। तो नॉर्मल की स्लोप 1/√6 दे रखी है, तो कोई पैरामीट्रिक पॉइंट लेके और उसका स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल के बराबर अगर हमने करा तो हमको पैरामीटर मिल गया टी पॉइंट मिलने से ये पी पॉइंट क्लियर हो गया। और फिर उसके बाद नॉर्मल निकाल के किससे 0, -अल्फा से पास करा दिया। 0, -अल्फा से पास कराने से हमको अल्फा और ए में कनेक्टिविटी मिल गई और अल्फा और ए में कनेक्टिविटी मिलने के बाद आगे तो सिंपल कैलकुलेशन का काम है। तो मीडियम लेवल पे क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है फंक्शन से। देखिए फंक्शन आपको दे रखा है एफ, डोमेन आपको दे रखा है 1 to क्लोज 1 to इंफिनिटी और कोडोमेन आपको आर दे रखा है। फंक्शन इस तरीके से कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा डिफाइन कर रखा है इन्होंने। और gx एक फंक्शन दे रखा है आपको जो कि fx का इंटीग्रेशन है फ्रॉम 1 to x और उसमें भी x ओपन 1 to इंफिनिटी दे रखा है। अल्फा डिनोट, तब अल्फा कोई नंबर है, अल्फा किसका नंबर है, gx इक्वल टू 0 के नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अल्फा इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इन द इंटरवल ओपन 1 to क्लोज 8। और उसके बाद फिर बीटा में इन्होंने कोई लिमिट निकलवा रखी है और आपसे पूछा है अल्फा बीटा। तो कुल मिला के बात यह है कि हमको fx के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है यहाँ पे, है ना। fx के बारे में नॉलेज होगी तो ही हम लोग आगे इसको कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि fx निकाल लिया जाए और बात चल रही है 1 से 8 के बीच में। तो चलिए fx निकालते हैं इसमें। अब fx कैसे निकलेगा वो देखो आप। सपोज मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं पहले। ये जो ft दे रखा है ना, मुझे ft काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है अभी, है ना। पर हमें सब सारे के सारे इंटरवल हमें नहीं चाहिए, हमें जितना इंटरवल चाहिए हम केवल उसके लिए ही इसको सॉल्व करने वाले हैं। कैसे, सपोज मान लो मैं इसमें n की वैल्यू जैसे 1 रख देता हूं। n की वैल्यू 1 रखने से क्या होगा, n की वैल्यू 1 रखने से मिलेगा मुझे t बराबर 1, है ना। और t बराबर 1 अगर मैं इसमें रख दूंगा, n की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो t बराबर 1 रखने से तो अब आपको ft मतलब f1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। ठीक है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूं कि केवल ये ऊपर वाली डेफिनेशन पे ही गौर कर रहा हूं, इस वाली डेफिनेशन पे ही। तो 1 पे मिल गया 2, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फिर अगर मैंने मान लो n की वैल्यू यहां पर 2 डाल दी तो n की वैल्यू 2 डाल दूंगा तो t कितना मिल जाएगा बेटा, t मिल जाएगा 3। तो अब हमें मिलेगा f3। तो अगर n की वैल्यू मैंने यहाँ पर 2 ले ली, n की वैल्यू 2 ले ली तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और -2 जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये -2 हो जाएगा। n की वैल्यू 3 ले लो, n की वैल्यू 4 ले लो, है ना। तो t की वैल्यू कितनी मिलेगी, t की वैल्यू मिलेगी 5, t की वैल्यू मिलेगी अब आपको 7, है ना। ऐसे मिलने वाली है। और आगे भी ले लेते हैं, चलो एक वैल्यू और ले लेते हैं। यहाँ पे 5 ले ली तो t की वैल्यू आपको 9 मिलने वाली है। तो ये तो जो अपर ब्रांच है f की, मैं उस पर ही बात कर रहा हूँ। अब कितना मिल रहा है यहाँ पे, अब मिल रहा है ये f5, f7, f9 ऐसे मिल रहे हैं। ठीक है बेटा, ये ऐसे मिल रहे हैं। तो अब f5 अगर आप यहाँ पर t की वैल्यू 5 डाल दो तो ये इवन हो जाएगा। तो पावर इवन होने की वजह से 3/2। तो ये पैटर्न कुछ इस तरीके से बनने वाला है। आप वैल्यू निकालोगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो 1, 3, 5, 7, 9 इन पे वैल्यू मैंने निकाल ली। तो ऊपर वाला मुझे जितना इंटरवल की जरूरत थी मैंने उतना काम ऊपर वाली डेफिनेशन से कर लिया है। अब जो ये डेफिनेशन नीचे दे रखी है आपको f(2n-1), f(2n+1), इसको क्या है कि f(2n-1) तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि 2n-1 तो फर्स्ट डेफिनेशन जो अपनी ब्रांच है फर्स्ट वाली, उसी से तो आ रहा है वो। तो चलो उसको हम लोग वैल्यू f(2n-1) की जो वैल्यू है वो यहां से उठा के रख देते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन की मदद से सेकंड में वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। इसकी जगह पे और इसकी जगह पे वैल्यू कहां से रखेंगे, ये जो ऊपर वाली डेफिनेशन है ना t बराबर 2n-1, उससे वैल्यू रखेंगे। तो इसकी जगह वैल्यू कितनी रख दें, इसकी जगह वैल्यू हम रखने वाले हैं -1 की पावर n+1 into 2।
ये हमने वही की वही डेफिनेशन लगा दी। अब यहाँ पर n की जगह आपको n+1 रखना है, तभी जाके 2n+1 बनेगा। तो n की जगह n+1 रखोगे तो यहाँ पर भी n की जगह n+1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा क्या, -1 की जगह -1 की पावर n+2 × 2। तो ये आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो सेकंड ब्रांच है उसमें हमने हेल्प ली है फर्स्ट ब्रांच की और हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। अभी मैंने क्वेश्चन में ही ऐसे लाइट हैंडेडली लिख दिया है कि भाई ये वैल्यूज आने वाली। अब आप देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आएगा। एक तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाने वाला है, और ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाने वाला है। ठीक है ना, तो ये कट जाएंगे, इनको फर्दर कैलकुलेशन में ले जाने को कोई फायदा नहीं है। और -1 की पावर n+1 को हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो अगर मैं -1 की पावर n+1 को बाहर ले लूं तो क्या मिलेगा मुझे, तो ये ft जो कि सेकंड ब्रांच है, ये लोअर वाली ब्रांच जो है, ये वाली ब्रांच जो है उसके लिए काम कर रहे हैं। ft बराबर -1 की पावर n+1 को बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा वो देखो, तो अंदर बचेगा ये 2n+1 -t। अब यहां हमने एक पावर कम बाहर लिए तो यहां प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस आ जाएगा बीच में, और ये बच जाएगा कितना अंदर, t -2n+1, इस तरीके से आ जाएगा ये। तो ये अपने पास अभी जो सेकंड ब्रांच है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कुल मिला के आपके पास सेकंड ब्रांच से क्या मिल गया, ये मिल गया -1 की पावर n+1 और अंदर 2n 2n 4n हो जाएगा, और 1 और 1 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और -t माइनस के 2t हो जाएगा। तो ये सेकंड ब्रांच जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही थी देखने में, क्वेश्चन को देखने में सबसे ज्यादा डर इसी से लग रहा था, तो हमने क्या किया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया और अब ये सिंपल फॉर्म में आ गई है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट ब्रांच। देखते हैं आगे कैसे करना है इसको। तो ft जो आपको मिल रहा है सेकंड ब्रांच के लिए वो मिल रहा है -1 की पावर n+1 और 2 कॉमन, और 2 कॉमन लेने के बाद आ गया 2n -t। ये किसके लिए वैलिड है, जब 2n -1 से t की वैल्यू 2n+1 तक जाए, है ना, जहां n आपका नेचुरल नंबर है। तो सेकंड ब्रांच जो है वो सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसी आ गई। अभी हमको अल्फा से लेना देना है, अल्फा से, तो अल्फा है gx = 0 के सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं कि अब हमको देखा जाए ना तो ये एक लीनियर फंक्शन ही है। अगर मैं n की वैल्यू स्विच करता जाऊंगा तो n तो फिक्स होता जाएगा, लेकिन यहां पर t एक लीनियर फंक्शन बना के देगा हर बार अपने को, हर इंटरवल में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लैरिफाई करने के लिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं ना, रफ डायग्राम बना लेते हैं, इसका रफ डायग्राम बनाते हैं। देखो तो यहां पर हमने बनाना शुरू किया इसको। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे बता दिया। तो 1 पे आपको क्या मिल रहा था, देखो 1 पे मिल रहा था 2, है ना, 3 पे -2, तो 1 पे आपको मिल रहा है 2, 1 पे 2 मिल रहा है, फिर 2 3 पे मिल रहा है -2, ये -2, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे बता दिया हमने। फिर 5 पे फिर 2, और फिर उसके बाद फिर 7 पे फिर -2, और 9 पे फिर भी हमने ले लिया, हालांकि इंटरवल के बाहर ही है वो तो, लेकिन ये ले लिया है। तो ये डॉट तो हमने लगा दिए फर्स्ट डेफिनेशन से। अब अगर मैं इसका इस्तेमाल करना शुरू करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मैं सिर्फ आपको सिंप्लिसिटी के लिए रख के बता रहा हूं। तो n की वैल्यू 1 ले लूं तो 1 से t की वैल्यू कहां जाएगी, 3, और अगर n को 1 ले लिया तो ये तो हो गया, तो ये बाहर आ जाएगा ft, और ये मिल जाएगा, तो 1 हो गया, और 2 टाइम्स, और n को 1 लिया है तो यहाँ 2 - t बनेगा। तो आप देखो बहुत ही एक आसान सी लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बन रही है, ये जो 1 से 3 के बीच में स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये इस तरीके से आ रही है कि आप जब इसको बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी, इस तरीके से बन जाएगी। अब मैंने आपको ये फर्स्ट लाइन n की वैल्यू 1 लेके बता दी। इसी तरीके से अगर मैं आगे लाइनें बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से शेप लेगा। ये जो ग्राफ बनने वाला है आपका, ये कुछ इस तरीके से शेप लेगा, ये कुछ इस तरीके से बनने वाला है ये ग्राफ, ठीक है ना बेटा। ये 4 यहाँ पे मार्क कर देते हैं, 4 से होके पास होगा ये। तो ये किसका ग्राफ बना दिया सर आपने, ये बना दिया ग्राफ y = fx का। अभी हमने fx का ग्राफ बनाया y = fx का, ठीक है ना। लेकिन फिर
बात यहाँ पे यह है कि सर अल्फा के लिए तो gx इक्वल टू 0 के सॉल्यूशंस पे ध्यान देना है हमको। तो देखो अब आपको थोड़ा सा यहाँ इंटीग्रेशन का ध्यान देना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन को एरिया अंडर कर्व की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। कैसे? 1 से x, तो हमको इस तरीके से सोचना है कि gx और कुछ नहीं है बल्कि fx द्वारा fx एंड x एक्सिस से 1 to x के बीच में जो एरिया बाउंडेड होता है उसका एल्जेब्रिक सम है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, gx कौन है? fx और x एक्सिस या ft और t एक्सिस से 1 से x की लिमिट के बीच में बाउंडेड एरिया का एल्जेब्रिक सम है। मतलब मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। अब ये हम 1 से तो शुरू कर रहे हैं, 1 से तो शुरू कर रहे हैं। अब अगर मान लो मैं 1 से 2 ले लूं, x की जगह 2 ले लूं, तो gx का मतलब है ये वाला एरिया। अगर मैं x की जगह 2 रख दूं, अगर मैं gx की डेफिनेशन में x की जगह 2 रख दूं तो ये वाला एरिया है। तो हमें ये देखना है इन एरियाज का एल्जेब्रिक सम, इन एरियाज का एल्जेब्रिक सम कितनी बार 0 हो रहा है अगर हम मूव करते हैं x को 1 से 8 के बीच में। तो आप देखो अगर मैं 1 से 2 मूव कर दूं पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। अब ये कहां पे 0 होगा? अब ये दोबारा 0 होगा अगर मैं 3 तक, अगर मैं x की वैल्यू 3 तक पहुंचा दूं, अगर मैं x की वैल्यू 3 पहुंचा दूं तो ये जो दो टाइप के आपको एरिया दिख रहे हैं इनका एल्जेब्रिक सम कट जाएगा एक दूसरे से। ठीक है बेटा। फिर अब मैं अगला मार्क करूं तो अगली बार यहां होगा। जब ये दोनों नलिफाई कर रहे हैं एक दूसरे को, फिर अब ये नेगेटिव में चल रहा है ना। अगर मैं इसको एल्जेब्रिक एरिया की तरह देखूं तो ये नेगेटिव में, फिर ये पॉजिटिव, फिर अगली बार यहां पे होगा, फिर अगली बार कहां होगा? यहां होगा। और आपको 8 से आगे तो जाना नहीं है, तो 8 से आगे तो हम जाएंगे नहीं। ठीक है ना। तो 8 लास्ट लिमिट है, ये तो लास्ट लिमिट है ना, ये तो एंड हो गया यहाँ पे। तो आप देखो कितनी बार हुआ, एक बार तो यहां हो गया, ठीक है ना, एक बार 5 पे हो गया, और एक बार आप देखो कि ये एक बार ये वाला 0 हो गया, फिर एक बार ये वाला 0 हो गया, और एक बार ये 7 पे 0 हो गया। तो 3 बार एरिया बाउंडेड एल्जेब्रिक एरियाज का जो सम है वो 0 आ रहा है। तो gx इक्वल टू 0 जो आपके पास था इन 1 to 8 वो 3 टाइम्स हो रहा है इसमें, 3 टाइम्स। मतलब अल्फा कितना मिल गया? अल्फा यही तो था, अल्फा 3 ही तो था, तो अल्फा 3 था, तो अल्फा आपको मिल गया है 3। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कंसेप्ट देखो बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले ये जो हमने जो डेफिनेशंस थी उनको डिकोड किया, उसके बाद हमने इंटीग्रेशन को एरिया अंडर कर्व की तरह ट्रीट किया, और उसकी वजह से अल्फा मुझे 3 मिल गया। अब दूसरा बीटा कौन है? बीटा में फिर थोड़ी सी मेहनत करनी है, आंसर आ गया है अपना। तो बीटा जो होगा वो आप देखो, बीटा के अंदर ये लिमिट दे रखी है। अब आप देखो 1 पे पहले मेक श्योर कि 1 पे ये, अभी हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं लॉपिटल रूल लगाने की, लेकिन मेक श्योर दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0। तो डिनोमिनेटर तो सर 0 की तरफ जा रहा है। एक्चुअली अगर आप 1 यहां रखने की कोशिश करोगे, 1 को टेंड करोगे, तो gx भी तो 0 की तरफ टेंड करेगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं 0/0 की फॉर्म है, और फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देते हैं अपन। तो ये हमको जो बीटा मिल रहा है, बीटा मिलेगा क्या? लॉपिटल रूल से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस, और ऊपर आ गया आपका g' और नीचे आ गया 1, है ना। तो कुल मिला के ये लिमिट निकालनी है अपने को, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस और f ऑफ 1 प्लस, मतलब f ऑफ x ये निकालना है आपको, है ना। तो अगर मैं fx की 1 पे लिमिट निकालूं, तो अब आप देखो 1 पे अगर हम बात कर लें तो f तो हमने बना रखा है, पूरी मेहनत हमने पहले कर रखी है, तो 1 तो कंटिन्यूस। तो अगर मैं 1 पे लिमिट निकालूं या 1 पे वैल्यू निकालूं तो ये कंटिन्यूस होने की वजह से बेनिफिट हो जाएगा हमको। तो इसका आंसर 1 पे कितना आ रहा था? 1 पे कितना आ रहा था वो आप देख ही सकते हो, 2 आ रहा था। भाई ये fx का तो ग्राफ बनाया हुआ है अपने पास, तो बीटा अपने को 2 मिल गया। तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिला हमको? अल्फा प्लस बीटा मिल रहा है 5। बहुत प्यारा सवाल है, आप इसको अटेम्प्ट करें, है ना, एक बार और बिना देखे खुद से करने की कोशिश करें, तो इसका कंसेप्ट और अच्छे से आपको क्लियर होगा। मैंने जितनी भी बातें यहाँ पे यूज की हैं सभी बातों को लिखा है, और ये इसका पूरा सॉल्यूशन है, फर्स्ट स्लाइड और ये सेकंड स्लाइड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जिसमें कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ रिलेशन फंक्शन को फ्यूजन किया गया है। देखिए इसमें आपको ये बता रखा है कि एक सेट है S, और X क्या है? be the set of all relations R from S to S which satisfies both the following condition। X एक ऐसा सेट ऑफ रिलेशन है जो S से S में डिफाइन है, जो इन दोनों कंडीशंस को जो दे रखी हैं उनको सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन है कि जो भी आप रिलेशन लो
उसमें मैंडेटरी 6 एलिमेंट होने चाहिए। दूसरी बात, उस रिलेशन में जो भी एलिमेंट आए, जो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जो उस रिलेशन में आता हो, उसके ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट इस कंडीशन को फुलफिल करने चाहिए। तो अगर ऐसा कोई रिलेशन मिलता है तो ही हम उसको सेट एक्स में डालेंगे, जो कि एस से एस में डिफाइंड है। अब यहां पर आपको बोल रहा है पहले एक्स के बारे में, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसका 14 वाला क्वेश्चन है वो एक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है आपसे। तो आप देखो टोटल एलिमेंट्स इन एस क्रॉस एस वो कितने आएंगे? टोटल एलिमेंट्स आएंगे आपके पास 6 क्रॉस 6 36 है ना। एस में 6 है और एस क्रॉस एस में कितने मेंबर होंगे? 36 आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं? 36। अब आप देखो 36 में तो सारे ही मेंबर आ गए, एस क्रॉस एस में जितने भी एलिमेंट थे वो सारे ही आ गए, पर हमें जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं उनको ही लेना है। तो अवॉइड किनको करना है ना, रिमूव किनको करना है वो बता देता हूं। एक तो आपको 1 1 2 2 और ये वाले हटाने 6 6, एक तो ये हट गए है ना, क्योंकि इनमें से अगर मैंने किसी को भी लिया तो a माइनस भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये कंडीशन नेग्लेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात आप ले सकते हो क्या, 1 2 2 3 और ऐसे करते करते 5 6, और इनका डबल हो जाएगा। इनका डबल क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इनको स्विच भी तो कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाले भी यहां से हट जाएंगे। तो कुल मिला के ये आपके जो रिमूव करने वाले हैं, ये कितने ऊपर जो मैंने लिखे हैं वो तो 6 और जो नीचे लिखे हैं वो 5 2 10, तो ये कुल मिला के 16 हो गए है ना। तो आपके पास जो कंडीशंस एस क्रॉस एस के अंदर इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करने वाले कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं? तो जो रिक्वायर्ड ऑर्डर्ड पेयर हैं वो होंगे 36 माइनस 16 है ना। रिक्वायर्ड मतलब जो कंडीशंस आपकी पूरी कर रहे हैं, यहाँ पे कंडीशंस करेक्ट हैं जिनके लिए, ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनके लिए ये कंडीशन जो दे रखी हैं वो करेक्ट हैं, तो वो कुल मिला के आपके पास 20 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं एस क्रॉस एस में जो कि ये इन दोनों कंडीशंस को पूरा करते हैं। अब हमें वो सारे तो लेने नहीं है, हमें कितने लेने हैं? आर के अंदर 6 मेंबर लेने हैं। तो अपना जो आंसर होगा वो आंसर होगा 26। तो इसका मतलब m कितना मिल गया अपने को? m मिल गया 20। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम। अभी नेक्स्ट पार्ट में ये हमसे कह रहा है कि इसी कॉम्प्रिहेंशन के अंदर y और z ये दो नए आपको बता रखा है, दो नए सेट बता रहा है, जिसके अंदर की ये बोल रहा है इसमें रिलेशन आते हैं जो x में से लिए जा रहे हैं। y सेट ऐसा है जिसमें रिलेशन आते हैं जो x में से लिए जा रहे हैं, और x में जो रिलेशन आ रहे हैं वो कंडीशंस तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूं। लेकिन y के अंदर ऐसे मेंबर आ रहे हैं जो कि जिनके अंदर द रेंज ऑफ r हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। तो अब की बार ये कह रहा है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि r की रेंज के अंदर ठीक एक ही एलिमेंट आना चाहिए, r की रेंज के अंदर ठीक एक ही एलिमेंट आना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो आप देखो कि जो भी हमको मेंबर चाहिए वो r के अंदर एलिमेंट तो 6 हैं, तो चलो हम कोशिश करते हैं कि r के एलिमेंट लिखें, r के एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है। और उन सब की इमेज जो है, उन सब की जो रेंज है उसमें एक ही एलिमेंट आना चाहिए, तो हम सबको एक से कनेक्ट करते हैं। लेट अस से कनेक्टेड विद 1 है ना। हम मान के चलते हैं कि हमारे जितने भी इनपुट होंगे उन सब का आउटपुट और केवल थोड़ी देर के लिए सिंगल एलिमेंट 1 पे ले लेते हैं। 1 की जगह आप 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो, 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हो। समझाने के लिए मैं ले रहा हूं कि उसका सबका रेंज 1 ही आ रहा है। तो अगर मैंने यहां 1 लिया तो सबके आंसर क्या आने वाले हैं? फिर 1 आने वाले हैं। और मेंबर कितने चाहिए? 6 मेंबर चाहिए, 1 2 3 4 और ये 5 और 6, ये ठीक है। तो आपको जो रिलेशन इसमें बनाने हैं, y के अंदर जिस रिलेशन की बात हो रही है, उन सब की रेंज में एलिमेंट केवल मात्र हमको एक सिंगल ही चाहिए, वो कोई भी हो सकता है। मैंने समझाने के लिए यहाँ 1 ले लिया है, यहाँ 1 1 1 1 की जगह 2 2 2 2 हो सकता है सब जगह, लेकिन होगा एक ही, दो डिफरेंट नहीं होंगे। अब आपको 6 मेंबर चाहिए,
अगर आपको 6 मेंबर चाहिए, जैसा कि कंडीशन है अपने पास R पे 6 मेंबर चाहिए, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इनपुट में लिखना पड़ेगा, सारे पूरे 6 मेंबर हमें लिखने पड़ेंगे, क्योंकि किसी एलिमेंट को रिपीट तो कर नहीं सकते हैं। मैं यहाँ 2 जगह, मान लीजिए मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, इस सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ। तो चलो मैंने यहाँ 4 लिख दिया, 3 भी चल जाएगा, चलो 3 भी चल जाएगा, है ना। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे 5, अभी भी ठीक है, 6 लिख दूंगा तभी भी ठीक है। लेकिन अब आगे क्या है, मैं इनमें से 4, 3, 5, 6 इनमें से तो किसी को लिख नहीं सकता हूं यहाँ पे। और जो बच गए 2 एलिमेंट 1 और 2, अगर मैंने इसको 6 एलिमेंट बनाने के लिए अगर मैं इनमें से किसी को रिपीट करूंगा तो ये 6 से कम मेंबर वाला सेट हो जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पर 1 और 2 भर दिए तो ये गलत हो जाएंगे, कौन सी कंडीशन की वजह से, सेकंड कंडीशन की वजह से, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा कोई भी ऐसे y के अंदर अगर मेंबर्स हम ढूंढने जाएं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y कितने मिलने वाले हैं आपको, 0 मिलने वाले हैं। एक बार वापस देख लेते हैं, हमने क्या किया है कि y के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ढूंढने की कोशिश की है। कंडीशन ये है कि y के अंदर जिन रिलेशंस की बात हो रही है उनकी रेंज में मात्र एक ही एलिमेंट होना चाहिए, एक ही एलिमेंट होना चाहिए। तो लेट अस से सबकी रेंज, इसके अंदर रेंज के अंदर जो एलिमेंट आ रहा है, सिंगल एलिमेंट आ रहा है, मान लेते हैं वो 1 है। अगर हमने 1 1 1 1 1 सबकी इमेज ले ली, मतलब रेंज में केवल 1 ही एलिमेंट आ रहा है और हमको 6 मेंबर बनाने हैं, और वो कंडीशन ये भी सेटिस्फाई करने चाहिए। अब सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 6 एलिमेंट होने चाहिए, जितने भी एलिमेंट हो वो ये भी सेटिस्फाई करने चाहिए, और रेंज में मात्र एक ही एलिमेंट होना चाहिए। वाई के लिए बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, जो कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले हैं वो अगर मैंने बचा के यहाँ पे 4 सही है, चलो 4 सही बना दिया, 3 भी सही बना दिया, 5 के लिए भी सही है, 6, लेकिन अब मेरे पास या तो मुझे एलिमेंट रिपीट करने पड़ेंगे और या तो मुझे ऐसे मेंबर भरने पड़ेंगे जो सेकंड कंडीशन को गड़बड़ कर देंगे। तो इसका मतलब ऐसा कोई संभव ही नहीं है। अब अगर आप यहाँ 2 2 भी ले लेते हो, चलो मैं 2 2 भी बता देता हूं। मान लो मैंने 2 2 और ऐसे करते करते यहाँ पे 2 लिख दिया, सब जगह 2 2 2 2 लिख दिया, फिर वापस से वही प्रॉब्लम आने वाली है। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए 4 लिख देता हूँ, यहाँ 5 लिख देता हूँ, है ना, और यहाँ पर मैं 6 लिख देता हूँ, तो मुझे 6 मेंबर चाहिए, तो मुझे कभी ना कभी यहाँ पर 3 भरना पड़ेगा, और 3 मतलब मेंबर 6 बनाने के लिए। और अगर 3 मैं भर दूंगा तो वो सेकंड कंडीशन गड़बड़ हो जाएगी, और 3 नहीं भरूंगा, अगर 3 नहीं भरता हूं तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 6 नहीं हो पाएंगे। तो इस केस में भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब y में कोई मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो सारी कंडीशंस को जो लिखी गई है वो सेटिस्फाई कर दे। तो y में तो कोई मेंबर आ नहीं रहा है। अब z में आते हैं। z में क्या हो रहा है, r belongs to x, r belongs to x is a function from s to s। अब वो कह रहा है कि ये एक फंक्शन हो, है ना, s to s में। तो चलो बनाते हैं इसको, वेन डायग्राम बना के बताता हूं मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 और इधर भी 1 2 3 4 5 6 ये बना दिया, है ना। और s से s में डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन बता रहा है, है ना, कि r एक रिलेशन है जो x में से लिया जा रहा है, जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। r इज ए फंक्शन फ्रॉम s to s। तो अब आप देखो, फंक्शन बनाना है हमें, तो फंक्शन बनाना है तो 1 कितने इमेजेस दे सकता है, 1 1 से मैच कर सकता है क्या, नहीं, सेकंड कंडीशन गड़बड़ हो जाएगी। 1 2 से मैच कर सकता है क्या, नहीं। 1 किससे मैच कर सकता है, फॉर 1 कितनी चॉइसेस होंगी, 4 चॉइसेस। कौन सी होंगी, 3 4 5 6 सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली। फिर इसी तरीके से 6 के लिए भी कितनी चॉइसेस होंगी, 4 चॉइसेस। 4 चॉइसेस कौन सी होंगी, 6 के लिए 6 नहीं ले सकते, 6 के लिए 5 नहीं ले सकते, 6 के लिए कौन ले सकते हैं, 1 2 3 4 में से कोई ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम ले लें फॉर 2 3 4 5 ईच हैव कितनी चॉइसेस, 3 चॉइसेस। ऐसा क्यों, देखो, अगर मैं 2 को ले लेता हूं तो 2 को लेने से ये 2 बीच वाला नंबर है ऐसा, और अगर 2 के साथ 1 लूंगा तो भी गलत, 2 के साथ 2 लूंगा तो भी गलत, 2 के साथ 3 लूंगा तो भी गलत, 2 के साथ 4 5 6 हो सकते हैं। ऐसे ही बीच वाले जो मेंबर हैं 2 3 4 5 इन सब के लिए 3 3 3 चॉइसेस होंगी। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है कि 2 बार तो 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के लिए और 6 के लिए, और बाकी बार कितना मल्टीप्लाई होने वाला है, 3 3 3 3। तो ऐसा आने वाला है ये। तो अब आपको n और ny और nz दोनों पता चल गया है। तो k स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट अगर आप लेना चाह रहे हो तो इसका अंडर रूट आने वाला है 9 4 जा 36। तो ये तो k स्क्वायर है ना आपके पास, ये तो k स्क्वायर के बराबर है।
तो मॉड के कितना मिल जाएगा, मॉड के मिल जाएगा आपको 36 और ये इसका आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है इंटीग्रेशन का। डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आते हैं और इनका वेटेज ठीक ठाक रहता है। और ये क्वेश्चन जो भी, ये वाला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें इन्होंने आपको f और g दो फंक्शन दे रखे हैं, डोमेन कोडोमेन दोनों के डिफाइन कर रखे हैं। fx बहुत सिंपल सा, बहुत पॉपुलर फंक्शन है, साइन स्क्वायर, और gx भी कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि ये आपका 16 क्वेश्चन, इसको कैसे करना है, क्या करना है इजी से इजी वे में। आप देख सकते हो gx तो दोनों जगह कॉमन आ ही रहा है, तो इंटीग्रेशन को मैं कैसे लिख देता हूँ, 0 से लेके π/2 ऐसे लिख देता हूँ और i लिख देता हूँ इसका नाम, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 2f - 1 टाइम्स g dx, ऐसे लिख दिया मैंने। तो 2f - 1, अब आप देखो 2f - 1 क्या बनेगा, 2f - 1 बनेगा 2 sin स्क्वायर x -1, जिसको कि क्या लिख सकते हैं, माइनस के cos 2x लिख सकते हैं, माइनस के cos 2x लिख दिया। तो माइनस के cos 2x लिख दें तो ये आएगा माइनस के 0 से π/2 माइनस के cos 2x, और gx जो भी फंक्शन था उसको लिखते हैं। तो चलो gx को भी हम लोग है ना परफेक्ट स्क्वायर बना के लिख देते हैं यहाँ पे। तो π²/16 माइनस x - π/4 का स्क्वायर ऐसे लिख दिया और dx लिख दिया पीछे। अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको यही रिजल्ट मिलने वाला है इससे। तो मैंने अभी ये i इस तरीके से लिख दिया है, जो मुझे मांगा गया था, पूरे इंटीग्रेशन को वैल्यू लिख दिया मैंने ये। अब आप देखो कि इसको इंटीग्रेट नहीं करना है ना, इंटीग्रेट करने लग जाओगे तो फंस जाओगे। ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको हमेशा अक्सर बोला जाता है कि a + b - x प्रॉपर्टी लगा के देखो, या किंग प्रॉपर्टी के नाम से आप जानते हो, उस प्रॉपर्टी को लगा के देखो। तो ट्राई करते हैं प्रॉपर्टी लगाते क्या होता है। तो अगर मैं यूज कर लूं a + b - x प्रॉपर्टी, मतलब x को रिप्लेस करें किससे, रिप्लेस बाय π/2 - x। अगर x को π/2 - x से रिप्लेस करें तो देखो cos के आगे क्या आएगा, 2π, cos 2 के आगे π/2 माइनस, तो ये π - 2x आ जाएगा। तो cos π - थीटा माइनस cos थीटा होगा। तो ये आपको i बराबर, ये बाहर वाला साइन हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 0 से π/2 का 0 से π/2। cos 2x पे फर्क नहीं पड़ेगा, साइन उसका बदल गया है तो साइन हमने बदल के लिख दिया है। क्या अंडर रूट में फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अगर आप x की जगह π/2 - x रखोगे तो घट के यही का यही मिलने वाला है। तो जब घट के यही का यही मिलने वाला है तो π²/16 और माइनस यहां पर आपको मिलने वाला है π/4 - x का स्क्वायर dx। तो आप देख सकते हो i = -i के बराबर आ गया है। इसका मतलब i इज नथिंग बट 0। तो कैलकुलेट नहीं करना है, सिंपल सी प्रॉपर्टी लगेगी और आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगर हम थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से काम करें तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, बस प्रॉपर्टी लगाओ तुरंत आंसर आ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17 क्वेश्चन। इसमें आपको एक इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है और fx * gx उसमें इंटीग्रेट करने का दिया गया है हमको। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं, इसको भी i नाम दे देते हैं। लेट अस सपोज दैट इसमें i, इसको कह देते हैं कि i इंटीग्रेशन है ये 0 से π/2, और fx की जगह वैल्यू sin स्क्वायर x, और gx की जगह जो हमने वो परफेक्ट स्क्वायर बना लिया था π²/16 माइनस x - π/4 का स्क्वायर और पीछे dx, इस तरीके से लिख रहे थे। तो आपके सामने ये i जो फंक्शन है हमने लिख दिया है। इस पूरे फंक्शन को हमने 16/π³ को हमने छोड़ दिया है थोड़ी देर के लिए, पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्या है, आप यहां पर प्रॉपर्टी लगा दो, यूज a + b - x प्रॉपर्टी, है ना। तो x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, x को रिप्लेस कर रहे हैं π/2 - x से। तो अगर x को π/2 - x से रिप्लेस कर दूं तो i मुझे मिल जाएगा 0 से π/2 cos स्क्वायर x और अंडर रूट π²/16 माइनस, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, x - π/4 का स्क्वायर ही ये मेंटेन रहेगा, पीछे dx। तो अब आप देखो नंबर 1 और नंबर 2, अगर मैं नंबर 1 और 2 को जोड़ दूं
तो मेरे लिए इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। 2i बराबर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर तो 1 हो गया, और जो अंदर बच गया वो आ रहा है 0 से लेके π/2 अंडर रूट पाई स्क्वायर बाई 16, और माइनस है यहाँ पे, माइनस आएगा यहाँ पे, और x माइनस π/4 का स्क्वायर पीछे dx, इस तरीके से ये 2i के बराबर आ गया। अगेन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं। क्या पुट कर दें, x माइनस π/4 को आप वैल्यू रख दो इसकी, x माइनस π/4 की π/4 साइन थीटा, ये वैल्यू डाल दो आप। x माइनस π/4 की वैल्यू π/4 साइन थीटा डाल दी हमने, सब्स्टिट्यूशन कर दिया। तो अब आपको dx मिल जाएगा कितना, dx मिलेगा π/4 cos थीटा d थीटा, ये मिल गया। लिमिट कैसे बदलेंगी वो देखते हैं। तो अब आप वैल्यू डाल रहे हो तो ये आ रहा है 2i, और यहां पर अगर लोअर लिमिट डालोगे आप 0 डालोगे, तो अगर मान लो x की वैल्यू आप 0 डाल रहे हो तो ये मिल रहा है माइनस π/4, तो साइन थीटा -1 आ रहा है। साइन थीटा -1 आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग साइन थीटा -1 आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 0 डाल दें तो यहाँ पर माइनस π/2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू π/2 डाल दूं तो यहाँ π/4 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ मिल जाएगा हमको प्लस π/2, ठीक है ना। तो माइनस π/2, यहाँ थीटा हमने माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में लिया है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हमेशा 1 होता है। तो हमने ये इसकी लिमिट चेंज कर दी और इस तरीके से आ गया। अब ये जो अंदर आप वैल्यू देख रहे हो, तो अगर मैं वैल्यू डालूंगा तो ये π/4 तो इसमें बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, और उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का अंडर रूट मतलब कॉस स्क्वायर का अंडर रूट, तो मॉड निकलेगा, लेकिन इस इंटरवल के लिए वो मॉड पॉजिटिव से खुलेगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहाँ पर कॉस थीटा आने वाला है ये, ठीक है। तो बेटा ये तो कॉस थीटा इस तरीके से आ गया, लेकिन dx की वैल्यू में भी तो ये आ रहा था, तो dx की वैल्यू में भी ये आ रहा था, तो चलो इसका स्क्वायर कर देते हैं और फिर d थीटा लिख देते हैं, तो ये 2 बार आ गया। तो अब आपको ऐसा मिल गया है 2i, ठीक है ना। अब आप देखो कि इसको भी फर्दर हम लोग i लिख देते हैं। मैं 2 से 2 कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि ये इवन फंक्शन आ रहा है हमारे पास, तो 0 से π/2 लिमिट कर दी, आगे 2 आता तो 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया है यहाँ पर, और यहाँ लिख दिया पाई स्क्वायर अपॉन 16 इधर लिख दिया, और इधर कितना आ गया कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है ना। क्या इसको भी इंटीग्रेट करें, तो अगर हम इंटीग्रेट करना चाहें कर सकते हैं, कोई बड़ी डील नहीं है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2 से कर सकते हैं आराम से हैंडल, लेकिन इसको भी इंटीग्रेट क्यों करें, वापस से प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो वापस से a प्लस बी माइनस एक्स लगा दो, तो a प्लस बी माइनस एक्स अगर लगा दूं तो i फिर मिलेगा मुझे क्या, पाई स्क्वायर बाई 16, और मिल रहा है 0 से लेके π/2 यहाँ पे फिर से, और यहाँ पर हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर थीटा। तो इस बार फिर वापस से आसान हो गया, अब इनको फिर जोड़ लो, तो 2i कितना मिल गया, देखो आप 2i मिल गया पाई स्क्वायर बाई 16, और इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 से π/2, और यहाँ 1d थीटा ऐसा आ गया ये। तो आपको कुल मिला के क्या मिल गया है, 2i पाई क्यूब बाई 32 मिल गया, पाई क्यूब बाई 32, मतलब i मिल गया आपको पाई क्यूब बाई 64। तो i की वैल्यू मिल गई है आपको पाई क्यूब बाई 64। तो i की वैल्यू आप जैसे ही यहाँ डालोगे यू विल गेट डिजायर्ड आंसर 0.25। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।